हो गया? चलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज कौन सा लेक्चर है अपना? लेक्चर नंबर 8। हम लोगों ने रदरफोर्ड, थॉमसन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये सारी बातें कर ली हैं, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए ही नील्स बोर ने दिया था अपना एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सबसे प्राइम चीज कि नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल किस एटम के लिए, किस एटम की बेसिस पे दिया था। तो सबसे पहली चीज कि वो हाइड्रोजन के लिए दिया था उन्होंने, या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिया था। हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन्होंने अपना मॉडल किसके लिए दिया था? हाइड्रोजन के लिए, या हाइड्रोजन की तरह ही कोई वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे मान लीजिए लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना है, इसका मतलब लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, Li+2 बन जाए, तो उसके लिए दिया था इन्होंने मॉडल। अगर Li है तो Li के लिए नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मॉडल इनका वैलिड नहीं है। किसके लिए वैलिड है इनका मॉडल? इनका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। कोई भी ले लो, जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको बोर मॉडल इसके लिए देखना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी बेरिलियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, B+3 बना दीजिए, तब आप बात कर पाएंगे बोर मॉडल की। तो बोर ने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए मॉडल दिया। पहले समझ लीजिए, फिर एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, सबसे पहली बात इन्होंने प्राइम जो बात कही वो कही क्वांटाइजेशन की बात की। ठीक, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो सेंटर ऑफ एटम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। उनका नंबर कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक, लेकिन नील्स बोर ने बोला कि इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में, इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, कुछ सर्टेन पाथ्स पे ही मूव करता है। उन सर्टेन पाथ्स को इन्होंने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जैसा कि आपको वर्ड से पता लग रहा है, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो रुका हुआ का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। स्टेशनरी वर्ड यूज करने का यहाँ पे मतलब ये था कि अगर उस शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी होगी कांस्टेंट। एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ वो मूव करेगा। ठीक, तो जो बात कही गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में, रदरफोर्ड के मॉडल का जो ड्रॉबैक निकला था वो ये निकला था कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है तो मूव करते करते वो क्या करेगा? मूविंग इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकालेगा अपने अंदर से, और धीरे धीरे एनर्जी कम होगी और वो न्यूक्लियस पे जाकर के गिर जाएगा, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि भाई ऐसे ही वो रेडिएट नहीं करेगा, एक कुछ सर्टेन पाथ्स हैं, पहली बात तो उसमें मूव करेगा। जिन सर्टेन पाथ्स पे वो मूव कर रहा है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होगा। मान लीजिए कहीं पे 3 है, कहीं पे 13.6 है, कहीं पे 1.51 है, फिक्स है। अलग अलग ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अलग अलग एनर्जी होगी। ठीक, दूसरी चीज, अगर एक ऑर्बिट से उसको दूसरी ऑर्बिट में जाना है, जैसे मान लीजिए किसी लोअर ऑर्बिट से, मान लीजिए शेल नंबर सेकंड है और सेकंड से उसको जाना है 4 में, तो अगर लोअर से अपर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। वो बाहर से उसको हीटिंग से मिलेगी या रूम टेम्परेचर से मिलेगी। अगर कोई गैस आप ले लेते हो, उसको आप गर्म करते हो किसी ट्यूब में डाल के, तो वहां से उसको एनर्जी मिल जाएगी, तो हीटिंग से मिल जाएगी या किसी और सोर्स से मिल सकती है। तब वो उसके एटम के इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अप में जाएंगे। अगर उसको अप से डाउन में जाना है तो क्या होगा? वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगा। तो आप बोलोगे कि एनर्जी अगर एमिट कर रहा है तो मैम, तो आप तो अभी ये कह रहे थे कि एनर्जी एमिट करेगा तो शेल छोटा होगा और फिर वो गिरेगा न्यूक्लियस पे। इसमें क्या चीज होती है, जैसे आपको उस दिन बताया था
कि स्टेयर्स में कैसे मूव ऑन करता है आदमी, ऊपर जा रहा है तो एक एक स्टेप चढ़ेगा, या नीचे आ रहा है तो एक एक स्टेप चढ़ेगा। इसका मतलब ये है, पहले इसको छोटी सी बात से समझ लो इस तरीके से, फिर डिस्क्रिप्टिव करवा देंगे। जैसे मान लो ये शेल नंबर 1 है, ठीक है, ये शेल नंबर आपका 2 है, ये शेल नंबर आपका 3 है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बोर का मॉडल कह रहा है कि यहाँ पे इनफाइनाइट शेल्स है, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है ये कितने इनफाइनाइट है, लेकिन सब में मूव नहीं करेगा। कुछ ऐसे हैं जिनको ये बोल रहे हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, उसी को इन्होंने नाम दिया है 1 2 3 ऐसे 4 5 6, और इसी को नाम देंगे ये के एल एम एन, इस तरीके से करके इन स्टेशनरी ऑर्बिट को नाम दिया। ठीक, अब मान लो किसी ऑर्बिट की एनर्जी है x, किसी ऑर्बिट की एनर्जी है y, किसी ऑर्बिट की एनर्जी है z, सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू हम लोग याद भी करेंगे, काम आएगी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी है x, सेकेंड में मूव कर रहा है तो y, और थर्ड में मूव कर रहा है तो z। इसका मतलब अगर उसको फर्स्ट से सेकेंड पे जाना है, फर्स्ट से सेकेंड पे जाने का मतलब क्या हुआ, लोअर टू अपर, हायर पे जाना है, लोअर शेल से अपर शेल पे जाना है। ठीक, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो क्या है, ये x इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी y है, तो जो डिफरेंस होगा y माइनस एक्स, इतना इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी चीज, y माइनस एक्स के बीच की कोई एनर्जी ये नहीं लेगा। जैसे मान लो y की वैल्यू मान लो है 3.51 सपोज, और इसकी वैल्यू है मान लो 2.1 सपोज, तो डिफरेंस कितना आ गया इसमें, डिफरेंस कितने का आ जाएगा 3.51 और 2.1 में 1.41 का। ठीक है, इतनी एनर्जी ही वो एब्जॉर्ब करेगा, इसके बीच में कोई एब्जॉर्ब नहीं करने वाला। बीच में एब्जॉर्ब करने का मतलब वो 1 एनर्जी का अमाउंट 1 नहीं एब्जॉर्ब करेगा, 1.1 नहीं एब्जॉर्ब करेगा, 1.40 नहीं एब्जॉर्ब करेगा, 1.23 नहीं एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसको 1 से 2 पे जाना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, फिक्स है। इसी तरीके से अगर 2 से 3 पे जाएगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, 3 से 4 पे जाएगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे भी जा सकता है, 1 से सीधे 4 पे भी जा सकता है। इसी तरीके से अगर उसको एमिट करना है तो भी जो एनर्जी का डिफरेंस होगा एनर्जी लेवल का, उतनी ही एनर्जी वो एमिट करेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में जितनी एनर्जी आएगी 1.40, 1.1, 1.2, 1.3 सारी एनर्जी वो एमिट नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो एमिट करेगा। अगर एनर्जी को हम देखें तो एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, अभी लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था किससे रिलेटेड होती है, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, और E इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला बोला था h न्यू। h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, वेवलेंथ से, या एनर्जी रिलेटेड होती है किससे, फ्रीक्वेंसी से। ठीक, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एमिट करेगा, उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन आपको दिखाई देगा, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, अगर वो विजिबल रेंज में आता है। नहीं तो और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके थ्रू आपको पता लगेगा कि इसने इंफ्रारेड एमिट किया या इसने अल्ट्रावायलेट एमिट किया, क्या एमिट किया वो आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ जाना है तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ से यहाँ जाना है तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ से यहाँ जाना है तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ये जो एनर्जी का अमाउंट है इसके थ्रू एक सर्टेन गैप पे ही वो आएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से या नीचे से ऊपर जाना है तो एक सर्टेन गैप पे जा रहा है। तो इस कंडीशन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इतना एमिट कर दे कि नीचे जाकर के न्यूक्लियस पे गिर जाए,
मतलब जो एनर्जी का लॉस होगा या जो एनर्जी का गेन होगा ऊपर जाने में या नीचे आने में, वो कंटिन्यूअस नहीं है कि अभी हमने 2 रुपए खर्च किए, फिर 3 खर्च कर दिए, फिर 4 खर्च कर दिए, फिर 5 कर दिए, फिर 6 कर दिए, फिर ऐसे करके अपना पूरा खजाना खाली कर दिया। नहीं, हमेशा उसमें क्या होगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी होगी, और उसका हमको पता होगा किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब ये चीज फिक्स है, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि हमने 1.5 स्टेयर्स हम उतरे हैं, कभी भी ये नहीं कहोगे हम 1.5 स्टेयर्स ऊपर चढ़े हैं, आप क्या बोलोगे, या तो 1 2 3 4। इसी तरीके से एनर्जी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट उतना ही डिफरेंस आएगा, और ये वाली कंडीशन जो गिरने वाली कंडीशन है वो कभी भी नहीं। ये चीज बोली इन्होंने। दूसरी सिचुएशन ये बोली कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, उन ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन का आप निकालो एंगुलर मोमेंटम, एक चीज होती है लीनियर मोमेंटम, सुना है आप लोगों ने, जिसको मोमेंटम भी कहते हैं, फिजिक्स में सुना होगा m/v, ठीक है। और अगर किसी रेडियस के थ्रू कोई सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई मास मूव कर रहा है, तो m/v/r, ये एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इन्होंने बोला, बोर ने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब या तो h/2 होगा, या 2h/2 होगा, या 3h/2 होगा, या 4h/2 होगा। मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स आएंगे। जीरो शेल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। शेल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हो सकते। हाँ, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव लेनी है, पॉजिटिव वाले। बोलो। तुम आपने बोला ना कि यदि हम कम एनर्जी देंगे तो वाले शेल में नहीं जा पाएगा, तो मैम यदि उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा? उससे ज्यादा देंगे तो उससे ऊपर में जाएगा। मतलब जो वो एब्जॉर्ब और ये करता है ना, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो गैप होगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसको ज्यादा मिल रही तो एबव पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो दूसरे शेल और 5वें शेल के बीच में एनर्जी गैप मान लो 5 यूनिट का है, 5 जूल का है सपोज। तो अगर उसको तुम 10 जूल एनर्जी दोगे तो क्या होगा, 5 जूल को एब्जॉर्ब करके 5वें में चला जाएगा, 2 से 5 पे चला गया। 10 जूल दे रहे हो तो हो सकता है 2 से 7 तक में 10 जूल का गैप हो, तो उसमें वो चला जाएगा। जितना उसको एनर्जी का अमाउंट मिल रहा है उसके हिसाब से वो जाएगा, और एक फिक्स अमाउंट ही लेगा। अभी कैलकुलेट करके भी बताते हैं आपको, ठीक है। ये बनाना नहीं है, ये बनाना नहीं है, अभी लिखा रहे हैं। और अपने इस मॉडल की बेसिस पे इन्होंने क्या किया, नील्स बोर ने इस मॉडल की बेसिस पे पूरा आपको क्या बताया, आपको बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, उसकी रेडियस कैसे निकाल सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, वो कैसे निकालोगे, इन सब के फॉर्मूला दिए, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, नील्स नील्स बोर मॉडल तो नहीं कहते हैं, बोर मॉडल ही बोलते हैं, बोर मॉडल। कुछ पॉइंट्स लिखिए। दिस मॉडल is influenced by this model is influenced by Planck's quantum theory. This model is influenced by Planck quantum theory. किससे इन्फ्लुएंस था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से।
this is given for hydrogen and hydrogen like atoms. ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे किसके लिए दिया गया, हाइड्रोजन एटम के लिए दे सकते हो, B+3 के लिए, Li+2 के लिए, B+4 के लिए, इस तरीके से आते हैं. तो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उनके लिए आप हाँ बना सकते हैं. उसी के कॉन्सेप्ट की बेसिस पे किसी की रेडियस हम निकालते हैं. थर्ड पॉइंट लिखिए. सेकंड पॉइंट तक हो गया. थर्ड पॉइंट लिखिए. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, electron revolves around nucleus in definite circular paths called stationary orbits or shell stationary. हाँ इसी पॉइंट. stationary word is used for as each electron moving in a particular orbit have fixed amount of energy. एक ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होगी. इसलिए स्टेशनरी वर्ड यूज किया गया. These orbits are called 1, 2, 3, 4 dash 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 or K, L, M, N dash dash dash. जा सकता है. ये KLMN एक्चुअली अल्फाबेट की बेसिस पे नहीं है. अभी आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे. स्पेक्ट्रम में कुछ तरीके की लाइंस होती हैं, उन लाइंस की बेसिस पे. ठीक है. एग्जैक्टली लाइंस की बेसिस पे भी नहीं है. लाइंस जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी उनके नेम की बेसिस पे. ठीक है. यहां तक की बात क्लियर है. फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए. इन मूविंग in these orbits electron have angular momentum that is integral multiple of
h अपॉन 2 पाई। इनका एंगुलर मोमेंटम किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? h अपॉन 2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम को फिजिक्स में j से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में mvr ही लिखेंगे। mvr मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये होता है n h अपॉन 2 पाई। n है आपका इंटीग्रल इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू हो सकती है। n होता है आपका शेल नंबर, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? n की वैल्यू 1 रख दोगे, h अपॉन 2 पाई। अगर सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 2h अपॉन 2 पाई। कट सकता है, जे एंगुलर मोमेंटम का साइन है। फिजिक्स इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, केमिस्ट्री मैंने बता दिया ये। और कहीं निकालना नहीं होता है ना, बोर मॉडल के अलावा और कहीं निकालना ही नहीं होता एंगुलर मोमेंटम, फिजिक्स में ही निकालोगे आप। ये मास है, ये वेलोसिटी है, इस रेडियस से घूम रहा है, रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं हुई होगी ना? अच्छा, हाँ तो काइनेमैटिक्स में ही आएगा ये, जहां वेलोसिटी है वहां पे ये बात है। ठीक है, एक चैप्टर आता है रोटेशन, वहां पे पढ़ते हैं जहाँ पे रेडियस का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ में लिख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट ऑर्बिट अगर निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? NH अपॉन 2 पाई था, n की जगह 1 रख दोगे, क्या आ जाएगी वैल्यू? h अपॉन h है प्लैंक कांस्टेंट, h अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr। m क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो ना, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सेकंड थर्ड के लिए भी लिख सकते हैं। तो पाई है तो आर है कहाँ? h अपॉन 2 पाई, 2 पाई। ओके r कहाँ है? ये है mvr इधर। ये आवाज किसकी थी? ये शुभ आवाज किसकी थी? सोहम की। चलो, अगर एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है किसमें? इन सेकेंड ऑर्बिट, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या हो जाएगी? 2h अपॉन 2 पाई। थर्ड में निकालना है तो क्या हो जाएगी? इसी हिसाब से हो जाएगी ना, 3h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन निकाल लेंगे। हाँ, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो इलेक्ट्रॉन का तो निकाल लेंगे। हाँ 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 हाँ, आपको एमवीआर से निकालना नहीं होगा। क्यों? तो फिजिक्स में एमवीआर से निकलवाएंगे, इसमें किससे निकलवाएंगे अगर निकलवाएंगे तो? h अपॉन 2 पाई। ठीक है, बाय द वे मास वेलोसिटी और रेडियस दे दे तो निकाल सकते हो, सिंपल है। नोट हो गया? पॉइंट नंबर 5, ध्यान से समझो। हाँ, भूल गए थे। जितने बजे आप बोलो, जल्दी बोलो। तो आप जाओ, हाँ तो ऑनलाइन होगा ना, उसका टाइम जल्दी डलवा देंगे।
9 to 11 करवा देंगे टाइम, 9 to ऑनलाइन में 9 to 11 करवा देंगे, 25 मेंस लेवल नहीं। चलिए अब डिस्ट्रैक्शन मत करिए, टॉपिक अच्छा चल रहा है तो। 25 क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो कितने नंबर का? माइनस मार्किंग होगी, -1। मेन से माइनस मार्किंग भी होती है। वो तो आएगा जब भी पता लगेगा। चलो, एनर्जी जैसे जैसे ऊपर वाले शेल्स में जाओगे, आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases as shell number increases। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे वाली शेल्स में जाएगा, 1 में है तो कम होगी एनर्जी, फिर 2 में जाएगा तो उससे ज्यादा, 3 में जाएगा तो उससे ज्यादा, इस तरीके से एनर्जी बढ़ेगी। तो यानी E1 छोटा होगा, E2 बड़ा होगा। ये पहले शेल की एनर्जी है ये। ये क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1, शेल नंबर 1। अभी फॉर्मूला भी बता रहे हैं तो ये बात प्रूव भी हो जाएगी कि कैसे पहले वाले की एनर्जी कम है और सेकंड की ज्यादा है, थर्ड की उससे ज्यादा है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, E2 होगा सेकंड शेल में, E3 होगा थर्ड में, फिर फोर्थ में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती। जब हम लोग पहुंचते हैं इनफाइनाइट पे, यानी शेल नंबर इनफाइनाइट अगर बोल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाती है। बोलते हैं इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। क्या हो गया? फ्री। न्यूक्लियस के फोर्स से उसको क्या कर दिया हमने? फ्री कर दिया, बाहर ही निकल गया। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियर फोर्स अब उसके ऊपर नहीं लगे। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0 हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गया? इनफाइनाइट। बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई एनर्जी? अभी कैसे 0 होगी वो समझाए। उसके और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हुई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करी जा रही है। सोच, अभी बताते हैं, फॉर्मूला से समझाते हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से एक और चीज, जैसे मान लो ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, ये शेल नंबर 4 है, फिर ये 5। अब ध्यान से देखो मैं कैसा, बाद में क्या हो रहा है, शेल बहुत पास पास आ रहे हैं, देख रहे हो? ये दिखाया जा रहा है एनर्जी गैप। क्या दिखाया गया है यहाँ पे? एनर्जी गैप का एक ग्राफ काइंड ऑफ है। तो इस एनर्जी गैप के ग्राफ में देखो अगर आप, तो शेल नंबर 1 और 2 में एनर्जी गैप इतना दिखाई दे रहा है, देखिए शेल नंबर 1 और 2 में एनर्जी गैप इतना है। अगर 2 और 3 में देखो तो कितना हो गया? थोड़ा कम। 3 और 4 में देखो तो और कम। 4 और 5 में देखो तो और कम। 5 और 6 में देखो तो और छोटा गैप हो गया। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स हैं उनमें एनर्जी का गैप कम होता जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एनर्जी का जो गैप है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। तो इस पॉइंट को लिख लो एज, ड्रॉ करो, इसको कर लो, हाँ इसको कर लो। ये n क्या है? n है शेल नंबर, या इसी को बोलोगे एनर्जी लेवल।
इसमें लिख लो एज वी नो लोअर टू हायर शेल एनर्जी गैप बोल दो या एनर्जी डिफरेंस भी बोल सकते हो, एनर्जी डिफरेंस is decreasing between consecutive shells. सेल नंबर और एनर्जी लेवल सेल का हाँ सेल नंबर है और एनर्जी लेवल एंड शेल नंबर है और एनर्जी लेवल है पहले शेल की एनर्जी मान लीजिए E1 दूसरे की E2 ऐसे मान लीजिए। यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ पे E1 मान लो, यहाँ पे E2 मान लो, यहाँ E3 मान लो, यहाँ E4 मान लो, यहाँ E5, यहाँ पे E6 एनर्जी ये मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2 डेल्टा E यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, E2 इसकी एनर्जी है, E3 इसकी एनर्जी है, E2 माइनस E3। अभी हम प्लस माइनस नहीं देख रहे हैं, अभी हम केवल डिफरेंस देख। यहाँ पे एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या होगा, E3 माइनस E4, यहाँ पे E4 माइनस E5। डेल्टा E मतलब एनर्जी डिफरेंस। कांस्टेंट का है, अलग अलग आ रहा है ना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे शेल्स की एनर्जी क्या आ रही है, पास पास आ रही है। मतलब इंक्रीमेंट उतना ज्यादा नहीं होगा जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे। जैसे ये डायग्राम एनर्जी का और शेल नंबर का आपको बना के दे दिया जाए और बोला जाए क्या इंटरप्रेट कर रहा है, क्या पता लग रहा है, तो आप ये बोलोगे कि जैसे जैसे हम लोअर लेवल से अपर लेवल पे जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एनर्जी का डिफरेंस कम है। मान लो यहाँ पे 10 यूनिट का है, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे इस तरीके से कम। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, E1 E2 का डिफरेंस ज्यादा होगा E2 E3 के डिफरेंस से, E3 E4 के डिफरेंस से, ऐसे लिख सकते हो। ये बात लिखी, आप नीचे लिख लेना, मैंने ऊपर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात दिख भी रही है ग्राफ से। हो गया यहाँ तक? नहीं, एनर्जी तो आगे बढ़ रही, ऊपर जितना मैं दूर जा रहा है हाँ एनर्जी बढ़ रही, गैप कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। 5th पॉइंट हुआ है ना अभी, 6th का, इफ electron jump from lower to higher level, it absorb energy, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर टू हायर में जाएगा तो, अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल्स। कहने का मतलब क्या है, मान लो n इज इक्वल टू 1 पे है, पहले शेल पे है, और उसको जाना है n इज इक्वल टू 2,
यहाँ पे एनर्जी E1 है, यहाँ पे एनर्जी E2। तो इसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? E2 माइनस E1। क्लियर है बात? शेल जैसे जैसे बढ़ रहा है, मैंने बताया एनर्जी बढ़ रही है, तो यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है। इतना डिफरेंस इसको क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और अगर इसको क्या करना है, इसी पॉइंट में दो पॉइंट बना लीजिए, ए एंड बी। अगर इसको जंप नहीं करना है, कहाँ आना है? नीचे आना है। ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन moves from higher level to lower level, higher to lower अगर आना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी। एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी इज एमिटेड। कितनी एनर्जी एमिट होगी? डिफरेंस के अकॉर्डिंग। मान लो यहाँ पे एनर्जी 5 है, यहाँ पे एनर्जी 2 है, तो कितना एमिट कर देगा वो? 3 एमिट कर देगा। यहाँ पे सपोज अगर 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 माइनस 2 3 एमिट करेगा, तभी तो 2 पे आएगा। emitted according to एनर्जी गैप। अभी हमने बोला था 2 से 1 पे आ रहा है, नहीं 1 से 2 पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अब हम उल्टा बोले। मान लो इलेक्ट्रॉन को आना है, सपोज ये लाइन नोट हो गई सबकी? नहीं ऑनलाइन यस मैम। हो गई नोट? इसके बाद कुछ नहीं रहता, इसके बाद एनर्जी और इन सब के फॉर्मूलाज हैं, वो लिखो, उनको याद करना है और फिर उनके क्वेश्चंस करने। बोर मॉडल खत्म, अभी तो बहुत है। पढ़ना तो पड़ेगा ही। हो गया? चलिए अभी मान लीजिए E3 से कहाँ पे आना है इसको, इलेक्ट्रॉन को E1 पे लाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है? इससे E3 से E1 पे। तो डिफरेंस की एनर्जी एमिट करेगा। तो अगर आपसे पूछी जाए एमिटेड एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? 3 to 1 ऐसे दिखाते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा है ऐसे दिखा सकते हैं, 3 to 1। शेल नंबर 3 से 1 पे जा रहा है, तो डिफरेंस आपको क्या करना पड़ेगा? एमिट करना पड़ेगा। इतनी एनर्जी एमिट करनी। सही में वो तो बंद करते, वो यहाँ हवा नहीं आती है ना बिल्कुल, यहाँ पे इफेक्ट नहीं है। वो वाला इधर होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा सुनो, बात सुनो। आपको ये समझ आ गया कि एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जो एनर्जी एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बता दो, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बता दो, तो आप कैसे निकालोगे?
अगर आपको यहाँ पे छोटा सा ऐसे ब्लॉक बना के लिखो, ब्लॉक मतलब क्वेश्चन हो गया आपका, एमिटेड एनर्जी का क्या निकालना है, सपोज आपको निकालना है वेवलेंथ, इसमें क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कहां से कहां तक, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अप से डाउन पे आ रहा है तो एनर्जी तो एमिट होगी। आपसे पूछा गया एमिटेड एनर्जी का वेवलेंथ निकालो, तो आप क्या करोगे, आप डेल्टा ई निकालोगे पहले, E3 माइनस E1 डेल्टा ई आ जाएगा। इस डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप इसको इक्वल रख दोगे hc बाई लैम्डा, यहां से आपका आ जाएगा एमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ, लैम्डा आ जाएगी कैसे, hc बाई डेल्टा। हाँ, वो किस वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करेगा वो आ गई। मतलब अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी एंड देन गो फॉर द फॉर्मूला Sc बाई लैम्डा, इक्वेट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते। क्लियर है बात? अब फॉर्मूला कर लेते हैं कि इनके बोर के मॉडल से ये बातें तो बोली गई, इन्होंने कौन कौन से मैथमेटिकल फॉर्म, कौन कौन से फॉर्मूला दे दिए। जैसे जिस तरीके के क्वेश्चन अभी आपने बताया, हाँ ये जेई में आए हैं? हाँ आते हैं, बिल्कुल अभी करवाते हैं, बोर मॉडल के सारे क्वेश्चन बिना करवाए छोड़ेंगे नहीं। बस एकदम अब फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आए, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और समझ लो, आपको यहाँ पे कभी कभी टर्म दिया जाएगा ग्राउंड स्टेट, कभी कभी लिखा जाएगा एक्साइटेड स्टेट, क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 1, शेल नंबर 1 को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, हाँ एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाली, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लोअर से अगर ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो आपको जो ऊपर वाली लेवल होगी उसको आप क्या बोलते हो, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जैसे शेल नंबर 1 है तो उसको आपने बोला ग्राउंड स्टेट GS, इसके ऊपर इसके आगे वालों को आप क्या बोलने वाले हो, एक्साइटेड स्टेट बोलने वाले हो। अगर शेल नंबर 2 है तो इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, तो बोलते हैं ES, लेकिन इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट नंबर 1, एक्साइटेड स्टेट नंबर। ये क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे शेल नंबर 3 की बात करो तो शेल नंबर 3 को क्या बोलोगे, एक्साइटेड स्टेट नंबर 2, ऐसे आगे बढ़ते जाए। शेल नंबर 4 है तो एक्साइटेड स्टेट एक कम होती है, याद कैसे रखना है, एक्साइटेड स्टेट शेल नंबर से एक कम होती है। शेल नंबर 4 है तो एक्साइटेड स्टेट उसको कौन सी बोलोगे, 3, एंड सो ऑन। नीचे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लिख रहे हैं नीचे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, ऐसे जा रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। अब नीचे से ऊपर लिखेंगे कैसे, बात समझ गए, गोले में बनाना हो तो बना देंगे, गोले का मतलब सर्कुलर ऑर्बिट, फिगर बनाना हो तो बना, गोले का मतलब ये है, पीके में था ना, हम इस गोले से नहीं, कौन से गोले से आए,
पीके देखी भी है आप लोगों ने? तो सच में ही बोलो थोड़ी सी। चलो, हो गया? बात समझ में आई सबको? Yes. उसी में अप्लाई होगा, यही ड्रॉबैक हो जाएगा ना इनका। दूसरा आ गया तो अभी नहीं पता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए अब दूसरे नए मॉडल आ गए थे ना, वेव मॉडल और ये सब। हो गया? चल, फॉर्मूला गिवन बाय बोर मॉडल। बोर मॉडल से बहुत सारे फॉर्मूला निकले। सबसे पहला फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी कभी ये भी बोलते हैं शेल की एनर्जी, फर्स्ट शेल की एनर्जी। फर्स्ट शेल की एनर्जी का मतलब ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसकी ये एनर्जी होगी। लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट शेल की एनर्जी। एनर्जी बेसिकली किसकी है? इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेल नंबर n में है, दो तीन फॉर्मूला याद करेंगे, एक फॉर्मूला प्राइम यूज होगा। 13 पॉइंट्स माइनस में होता है, -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी किस में निकलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ साइड में लिख लीजिए, z है एटॉमिक नंबर जिस भी एटम का आप निकाल रहे हो, और n क्या है? शेल नंबर। एक जूल वाले भी याद रख लेते हैं। माइनस में 2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये होती है जूल। अच्छा, ऐसे लिखा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम के लिए निकाली गई है। ये किसमें है? जूल में। दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। अर्ग वाला नहीं भी याद है तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अर्ग में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। आता है कि नहीं? कल ही बताया था ना। चलो, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। दूसरा लिखिए रेडियस। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो एक फॉर्मूला जूल वाला है, एक फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ज्यादा काम अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आता है, पर जूल वाला भी याद रखेगा। जूल वाला क्यों याद रख रहे हैं? एग्जामिनर की मर्जी है, एमकेएस में चीजें देना चाहे तो। एमकेएस क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है, तो उसको याद करना जरूरी है। इसके बाद रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस निकालनी है अगर इलेक्ट्रॉन की, कि वो किस शेल में मूव कर रहा है, उसका क्या रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला Rn इज इक्वल टू 0.0529। यहाँ पे होता है रेडियस में n स्क्वायर बाई z। वहां पे क्या था? एनर्जी के फॉर्मूला में z स्क्वायर ऊपर था, n स्क्वायर नीचे था। यहाँ पे z स्क्वायर नहीं है, n स्क्वायर ऊपर चला गया, z है नीचे। ये जो वैल्यू आती है वो आती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम वाले ही याद रखिए, काम बन जाएगा अपना, मीटर मीटर में कन्वर्ट कर।
फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चंस इन्हीं पे आए हैं। ज्यादा क्वेश्चन बोर मॉडल से किस पे आए हैं? इन्हीं दो फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पॉइंट, अगर n शेल में निकालनी है 2.185 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸, यहाँ पे था n स्क्वायर बाई z, यहाँ पे डिफरेंस है z बाई n। ये सेंटीमीटर पर सेकंड वाला फॉर्मूला है। मीटर पर सेकंड में निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 10⁶ हो जाएगा, है ना, 100 से डिवाइड कर देंगे। वेलोसिटी हो गई। एंगुलर मोमेंटम का पहले ही हो गया है। एक और था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक बार क्वेश्चन आया इस पे, ये वाले पे, टाइम वाले, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड हो गया ना। किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम का फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻16, और वेलोसिटी में था आपका z बाई n, यहाँ पे होता है n क्यूब बाई z स्क्वायर, n क्यूब बाई n क्यूब बाई z स्क्वायर। ये वाला जो नहीं भी याद रखे तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। अगर एक चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 2πr। अगर आपको रेडियस का फॉर्मूला याद है तो रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस हो गई ये, और आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस, आपका वो जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही होता है ना कुछ। तो अगर डिस्टेंस आपको पता है कितनी है 2πr, और t निकालना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता है, तो वेलोसिटी और रेडियस के फॉर्मूला को यूज करके टाइम पीरियड निकाल सकते हो। लेकिन अगर सीधे याद हो तो ज्यादा अच्छा है। डी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना चलेगा? 2πr, उससे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट में कंपैरिजन आता है। ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के क्वेश्चन में आप ये याद रख सकते हो कि टाइम पीरियड, जो ये तो नंबर है तो ये कांस्टेंट हो गया, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n क्यूब बाई z स्क्वायर। क्या बातें कर रहे हो, जल्दी खत्म करो बातें अपनी। जेई के क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस तो रिपीटेड होते हैं कि बोर मॉडल से ये पूछा गया है तो यही पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ नया टीचर बनाना चाहे तो क्या कर सकता है? अब 4 चीजें पूछ लिए तो फिर अगली 5वीं चीज पूछेगा, अगर 5 फॉर्मूला है तो, है ना। इससे क्वेश्चन एक बार आया, एनर्जी और रेडियस से क्वेश्चन बार बार आए। एक और फॉर्मूला लिख लो काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। काम के हो गए, मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो गए आपके।
ये इतने कम पूछे जाते हैं इसलिए इतने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अभी हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था? वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो Z²/n² आ जाता जी। कहाँ? नंबर देखो बहन। मनी केजी क्या है? के काइनेटिक एनर्जी, पी पोटेंशियल एनर्जी, टी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकाली थी अभी हमने। अगर ध्यान से देखो तो अभी टोटल एनर्जी हमने निकाली थी -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z²/n²। और काइनेटिक एनर्जी हमने प्लस में निकाल दी, यानी काइनेटिक एनर्जी और इसमें किसका डिफरेंस है? पॉजिटिव नेगेटिव का ही डिफरेंस है। देख रहे हैं? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -13.6 Z²/n²। यही तो था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही था ना। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होगा। ठीक है भाई। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको लिखा दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं उसे कौन बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/टाइम। टाइम पीरियड का याद कर लीजिए फॉर्मूला, तो बात अपनी बन जाएगी। ठीक है, अब कल की क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास आपकी होने वाली है उसमें आपको एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी से भी मैं पूछूंगी, एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए सवाल कर लें हम लोग। नहीं याद हुआ तो क्या होगा? बहुत ज्यादा दिक्कत फैल जाएगी। एक क्वेश्चन मैं करके पहले बताऊंगी आपको, उसके बाद कौन है ये नेक्स्ट क्लास? शैतानी तुम लोगों की नहीं खत्म होती है। चलो क्वेश्चन लिखो, तब तक बुक से ही कर लो। एक सवाल तो करो। लिखो। What is the radius of second shell of what is radius of second shell of B+3? B+3 मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, 4 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। तो बोर का फॉर्मूला लगा सकते हो। शेल नंबर क्या दिया हुआ है? सेकेंड। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। अब निकाल लो रेडियस का फॉर्मूला लगा के।
वही आ रही है। समृद्धि, मम्मी ये 4 से 4 कट जाएगा। समृद्धि कैलकुलेट कर लो। मैम वही आ रही है। फेयर कॉपी है। मैम ये मिक्स क्या होती है? मैम इसमें सारा अगर लोग भूल जाते तो इसमें सारा सब एक ही में चल रहा है। नो मैम। आ गया। यस मैम। रेडियस का फॉर्मूला क्या है? 0.539। यहाँ पे n क्या है? शेल नंबर दिया हुआ है 2, z बेरिलियम का होता है 4, तो वैल्यू रख दे। इजी क्वेश्चन था। यस मैम। ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? 0.529। कर लेंगे ऐसा सवाल, इजी है। हलवा क्वेश्चन, चलिए एक और कर लीजिए हलवा क्वेश्चन। रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट बोलते हैं उसकी, बोर के नेम की बेसिस पे। रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is R3। थर्ड बोर ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन एटम की कितनी दी हुई है? R3। एंड रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट इज R4। मतलब दोनों हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है, R3 और R4। थर्ड के लिए R3, फोर्थ के लिए R4। तो रिलेशन निकालना है R3 और R4, रिलेशन बिटवीन R3 एंड R4 आपको निकालना। ऑप्शंस में लिख देती हूँ, कितना कौन होगा किस तरीके से, ऐसे देखिए। R4 इज इक्वल टू 9/16 R3। ऐसे करोगे? थर्ड फोर्थ और हाँ, जल्दी से बताइए, इजी पीजी क्वेश्चन है। पहला और क्या निकालो, मुझे क्या पता, मुझे भी नहीं पता। पहला ही आ रहा है। ऑनलाइन वालों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोहम, कौशिक, दीपक आया आंसर? अथर्व श्रीवास्तव आया या आ रहा है? आ रहा है। आया? बता दिया जाए? देख लीजिए, मान लीजिए किसी को नहीं आया। हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू तो 1 लेना है। थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। R3 अगर निकालो, R3 दी हुई रेडियस, तो क्या आ जाएगी? 0.529। यहाँ पे N स्क्वायर था बाई Z, तो 0.529
3 का स्क्वायर बाई z, तो R3 आ गया ये। अब R4 लिख देते हैं, 0.529, n की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 1, ठीक है। तो आ गया अपना R4 बाई R3, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू क्या होने वाली है, गला खराब। मैम लेकिन आपको R3 R4 पूछना था। हाँ तो निकाल लेंगे ना, यही तो निकालना है, R4 इज इक्वल टू निकालना है तो निकाल लेते हैं। ये आ गया R4 इज इक्वल टू R3, इधर मल्टीप्लाई हो गया, 16/9 आ रहा है, यही आ रहा था। तो कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया होगा ऊपर में। आपने R3 इज इक्वल टू निकाल लिया 9/16 R4, बात एक ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे ना। तो आंसर क्या है आपका, बी। ऐसे से क्या कर रहे हो, 30 पे होगी ना, क्लास लेट शुरू हुई है ना आपकी। मैथ सर जब लेट छोड़ते हैं उनको आप लोग कुछ नहीं कहते हो। सर ने 5 बजे नहीं 5:10 पे छोड़ा है, मैं बाहर बैठी हूँ 5 बजे से। तो उससे मुझे क्या मतलब है, ऐसा थोड़ी ना आपके सर बात करेंगे और मैं कोर्स, मेरा कोर्स हो जाएगा, या मैं बात करूंगी सर का कोर्स हो जाएगा। क्या है, आपको वाली कहावत बताई थी कि नहीं, यूपी वाली, कि अपने ही मरे क्या होगा। आप बोलो कि हमको स्वर्ग जाना है, ठीक है, और हमको मरना भी ना पड़े, तो ऐसा हो सकता है क्या, मरना किसको पड़ेगा, किसको मरना पड़ेगा, जिसको जाना है। ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम बोल दें भैया चलो ऐसा करो, आप पड़ोसी जाए और हम क्या करें, हम स्वर्ग जाएं और पड़ोसी उधर जाए। चलो सवाल करो। इधर उधर की बातों से, डिस्ट्रैक्शन से अच्छा होता है क्या, काम करना। एक ही सवाल कैसे पूछते हैं ये लोग, गधे पने की बात करते हैं। एक ही तरह का सवाल है, लिथियम और इसका पूछ रखा है। एक बार 22 में पूछा, ये 20 में पूछ लिया। डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, डिफरेंस बिटवीन रेडियाई, क्वेश्चन लिख लो, चलो पूछ लिया तो करवाई दो। डिफरेंस बिटवीन रेडियाई of third and fourth orbit of Li plus 2 is delta R1. और बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रेडियाई of third and fourth orbit of He plus 1 of He plus 1 is delta R2. Calculate relation between delta R1 and delta R2. आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रेशियो ऑफ डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2, ये निकालना है आपको। निकालिए, हल्का क्वेश्चन है ना, कोई लंबा नहीं होगा नालायक। वैल्यू एग्जैक्ट मत निकालो ना, मैम
लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और दूसरा कौन सा दिया, हीलियम का 2। पूरी वैल्यू कैलकुलेट मत करना, 0.529 को वैसे ही रखो और फिर डिफरेंस निकालो और फिर रेशियो में तो कटेगा ही। लिथियम की तीसरी और चौथी ऑर्बिट की रेडियस का डिफरेंस है डेल्टा R1। तो पहले तीसरी की निकालो, फिर चौथी की निकालो, फिर माइनस करो। 3:8 आ रहा है। हैंग कर रहा है। मैंने बिना देखे आंसर मार्क कर दिया था। यू सही है, 2/3 आ रहा है आंसर। क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है, पहले बता दो बात। लिथियम के लिए तीसरी और चौथी ऑर्बिट का जो रेडियस है उनका डिफरेंस दिया हुआ डेल्टा R1। हाँ, और ऐसे ही हीलियम के लिए थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस का डिफरेंस दिया हुआ डेल्टा R2। और फिर दोनों को निकाल के फिर दोनों का रेशियो निकालना है। सब लोग निकालें, आंसर 2/3 है, लेकिन निकालें सब लोग। तो मैम आ गया 2/3। कोशिश कीजिए। रितिका आ रहा है, निकालिए, फॉर्मूला लगाइए रेडियस का। थर्ड की निकालिए पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए थर्ड की निकालिए, फिर पहले के लिए फोर्थ की निकालिए, फिर डिफरेंस निकालना है। ओजस्विनी ट्राई करो, आ गया। सही है, 2/3 का 2/3 आ रहा है। कुछ उल्टा कर रहे हो 2/3 आंसर तो ये। चलो बता दे जल्दी से। पहला क्या दिया था, लिथियम के लिए दिया था ना, तो R3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0.529 और n²/z करना है। n क्या होता है थर्ड के लिए, और z कितना है इसका 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 0.529 इंटू 3 आ गई। R4 निकाल लो इसके लिए 0.529 और चौथे शेल के लिए 4²/3 है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। आप दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ज्यादा कौन सी वैल्यू है, ऑब्वियसली ये वाली है भाई। वैसे भी पता है कि चौथी शेल बड़ी होगी तीसरी शेल से। R4 माइनस R3 निकाल लो, कितना आ गया 0.529 16/3 और ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 3। इस क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते हो, 0.5329 को उड़ा भी सकते हो, 1 भी मान सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मान लो कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अगर इसको 1 मान लो या कांस्टेंट c मान लो, कुछ भी 1 भी मान सकते हो, 1 मान लो तो कैलकुलेशन आपकी फटाफट से इजी हो जाएगी। तो यहाँ 0.529 को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 16/3 माइनस 3 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी 7 आ रही है। एलसीएम हो जाएगा कितना 3, 16 माइनस 9, ये कितना होगा 16 माइनस 9 7/3 0.52। ये आ गया किसके लिए लिथियम के लिए। अब किसके लिए निकालोगे हीलियम के लिए। हीलियम के लिए भी निकाल लो, हीलियम प्लस के लिए R3 0.529 और n² कितना हो गया 3² और z 2। ठीक, R4 कितना आ गया 0.529 और n है आपका कितना 4²
और 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 9/2 0.529 और ये वैल्यू कितनी हो गई 2 से अगर एक कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 × 4 16 8 है ना। अब ये डिफरेंस निकाल लो R4 माइनस 8 माइनस 9/2 कितना होता है, यहाँ भी 7/3 आ रहा है 7/2 0.52, ठीक है। यहाँ 7/2 आ गया तो ये क्या था, ये डेल्टा R2 था और पहला वाला क्या था, ये डेल्टा R1। दोनों का रेशियो निकालना था, निकाल दो। डेल्टा R1 बाई डेल्टा R1 की वैल्यू क्या थी, ये 7/2 0.529 और R1 की क्या थी 7/3 थी। अब ये 0.529 तो कटने वाला है, इसीलिए हम लोग 1 भी ले सकते थे। सब्जेक्टिव में करके दिखाना पड़ेगा, 1 नहीं लेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आप 1 लेकर के भी कर सकते हैं। 7 कट जाएगा 2/3। इजी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी पर क्या था, इजी था। जहां पे भी रेशियो निकालना हो आपको पहले से पता होना चाहिए, ये 0.529 कटेगा, उसको x ले लो, 1 ले लो, हटा दो, हटा भी सकते हो। 1 लेने का मतलब ये क्या कर दिया आपने, उसको हटा दिया। एनसीईआरटी में बोर मॉडल के जितने सवाल होंगे एक्सरसाइज में और इसमें जो क्वेश्चंस बीच में गिवन होते हैं वो करके आप देखेंगे। अगली जो आपकी क्लास होगी कब होगी,